हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ इन पार्टिकल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 पार्टिकल्स के लिए समझा था, जिसमें हमें फॉर्मूला मिला था, जो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं ताकि बात समझ में आए क्या क्या हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया। ये ओरिजिन यहाँ पर मास m1 था और ये इसका r1 वेक्टर था, ठीक है। और यहाँ पर m2 था, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। ये m2 था, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, ये दोनों के बीच का लाइन ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, r वेक्टर r सेंटर ऑफ मास, ठीक है, r सेंटर ऑफ मास। तो r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था r वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2। उसके बाद x, इसी में से x सेंटर ऑफ मास निकला था m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद y सेंटर ऑफ मास क्या था, y सेंटर ऑफ मास था m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद z सेंटर ऑफ मास क्या निकला था, तो m1 z1 प्लस m2 z2 बाई m1 प्लस m2। तो ये यहां तक की कहानी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाकर और बढ़ाने इस लेक्चर पे फिर वापस आ सकते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने समझा था, इसमें एक्चुअली बात ये थी कि ये पॉइंट मासेस के लिए हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं ये क्या है, पॉइंट मासेस, ठीक है, पॉइंट मासेस। तो ये 2 है, 2 पॉइंट मासेस। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली में है एन मासेस, ठीक है, एन मासेस। और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। तो एन मासेस के लिए थोड़ा सा देखते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। एन मासेस के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन मासेस, एन पॉइंट मासेस, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो इसमें कुछ समझना नहीं है, बस वो फॉर्मूला जो है वो n तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा क्या ये समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 n तक जाएगा। और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा, ठीक है। उसी में x के लिए अगर हम लिखेंगे तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 n तक। और ये भी जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा। z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 n तक। और ये भी जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा। तो ये फॉर्मूला है किसका, n मासेस के लिए, ठीक है, n पॉइंट मासेस के लिए। और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ लिखा है ये भी पॉइंट मासेस है, ये भी पॉइंट मासेस है, लेकिन ये 2 के लिए, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा और मजा आएगा। और एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए इसका कॉन्सेप्ट है क्या, क्वेश्चन बनेगा कैसे पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है। तो पॉइंट मासेस के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे फाइंड, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन फिगर। एक फिगर नीचे दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका फिगर एक्चुअली में क्या, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड, सारे का सारा साइड कितना है, ए है, और तीनों साइड पर रखा हुआ है मास m, तीनों पर रखा हुआ है मास m, ठीक है, तीनों पर m मास रखा हुआ है। हमें फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एकदम आसान है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, एकदम आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें किसका, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पर जो m मास रखा हुआ है इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका तगड़ा है ना तो आप पॉइंट मासेस के लिए फटाक से कैलकुलेशन कर लोगे। सबसे पहले हमने क्या किया, चूंकि ये 2D फिगर है, लेंथ है और हाइट है, तो 2D फिगर हुआ, 2D फिगर है तो इसलिए हम ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और यहां पर ओरिजिन, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और यहां क्या ले लिए, ओरिजिन। अब इस ट्रायंगल को उठाइए, ठीक है, पॉइंट मासेस में समझिए तरीका, फिर से बता रहा हूं तरीका क्या, एकदम लल्लू क्वेश्चन है और बेसिक है, आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस उठाना है, देखना है जो फिगर आपको दिया गया है वो 2D है, 1D है कि 3D है। अगर 1D होगा तो x y z तीनों को अकेले अकेले लेंगे, अकेले अकेले का मतलब अगर सिर्फ x के लॉन्ग होगा तो x लेना है, सिर्फ अगर y के लॉन्ग होगा तो y लेना है, सिर्फ अगर z के लॉन्ग होगा तो z लेना है। अगर 2D फिगर है तो x y, x z, y z ये ले लेंगे, और अगर 3D फिगर होगा तो x y और साथ में z भी आएगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसमें इस ट्रायंगल को उठाइए और इसको यहां डाल दीजिए, इस ट्रायंगल को उठाइए और यहां डाल दीजिए, और आसानी यह है कि इसका एक मास कहां डाल दीजिए, आप ओरिजिन पर डाल दीजिए। एक मास जब आप ओरिजिन पर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि इसका x1, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो आइए ये काम करते हैं, इस ट्रायंगल को उठाया गया और इस ट्रायंगल को यहां डाल दिया गया, ठीक है। एक मास यहां है इसका, एक मास यहां है इसका, एक मास यहां है इसका, और चूंकि सब साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। बात समझ में आ रही, इसको उठाए यहां डाल दिए। अब हमें क्या फाइंड करना रहता है, तो हमें अब इस फॉर्मूला पर बैठाना, m1 x1 m2 x2, तो चूंकि ये xy कोऑर्डिनेट में तो इसका x भी होगा y भी होगा, तीनों मास का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, फॉर्मूला पर बैठा देना है, कैलकुलेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो तीनों का हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m1 मान लेते हैं, m1 m है, तो इसका x1 कितना हो गया, 0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर इसलिए x1 0, y1 कितना हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा, x1 भी 0, y1 भी 0। अब इस m की बात करें तो m2 कितना है, m2 m है, m2 क्या है, m2 m है। x2 क्या होगा, तो चूंकि ये x एक्सिस पर a मीटर की दूरी पर है इसलिए इसका x2 हो जाएगा a, और चूंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए इसका y2 कितना हो जाएगा, 0। ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैथ से, ये कोई फिजिक्स नहीं है। x2 कितना हो जाएगा, a, और y2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो वहीं पर है। अब बात करते हैं इस वाले मास की, m3, तो m3 m है, इसका हमें x3 निकालना होगा और y3 निकालना होगा। तो x3 कैसे निकलेगा, तो x3 जो होगा वो ठीक यहां, ये होगा इसका x3, x कोऑर्डिनेट। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसलिए ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब यहां से यहां, मतलब यहां से यहां होगा, ये इतना होगा a/2 और फिर ये इतना होगा a/2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, a/2, a/2, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको थोड़ा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो इस फिगर को यहां साइड में बना लिया जाए, ये फिगर मैंने साइड में बना लिया, ये m और ये इसका y एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है, तो ये ही इसका y होगा,
ये इतना y होगा। अब ये y है तो ये इतना हाइट y है तो ये भी क्या होगा, ये भी तो y होगा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये y तो ये भी y। और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री। और ये आपको पता है कि ये a/2 है, तो आप पाइथागोरस ये sin 60 लगाकर निकाल सकते हो, sin 60 या tan 60 लगाकर आप y निकाल सकते हो। ठीक है, तो tan 60 लगाओ, नहीं सॉरी tan 60 नहीं, हाँ tan 60 लगाइए आप। तो tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस कितना है a/2, tan 60 कितना होता है, तो √3 p बराबर a/2, तो ये हो जाएगा a√3/2 और p एक्चुअली में y है, तो y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा a√3/2, तो a√3/2 कटना ही ना रहा है, ठीक है, a√3/2। तो इसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मेन इसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया, आपने आंसर निकाल दिया। अब सिर्फ क्या करना है, ये तो इसमें दो ही है, x और y, इसलिए अब इसको x उठाएंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y उठाएंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये वाला 2 मासेस के लिए ये उठाएंगे, x1 x2 और x3 तक जाएगा, y1 y2 और y3 तक जाएगा। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इतना हिस्सा इरेज करने वाला हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो फिगर तो है, लेकिन कैसे कह देते हैं कि वो मतलब एक्सेस पे ही उसका वो बेस होगा और ओरिजिन से ही वो, ये एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके कर रहे हैं, क्योंकि उसका में क्या x1 x2 क्या कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक समझने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या है, एक सेंटर ऑफ मास, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m3m। डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि तीनों तो मास m है, m प्लस m क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब वैल्यू डाल देते हैं, m1 है m, x1 है 0, तो m1 है m, x1 है 0 प्लस m2 है m, x2 है a, तो m इंटू a प्लस m3 है m और x3 है a/2, तो m इंटू a/2 अपॉन 3m। तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा am और ये हो जाएगा am। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 3am। इसको कैलकुलेट कीजिए, सिंपल फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव है, 3am/2 इंटू 1/3m, तो 3m से 3m कट गया तो x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, x सेंटर ऑफ मास आ गया इसका a/2, x सेंटर ऑफ मास मिल गया हमको कहां पर, a/2 पर। अब सेम टू सेम काम करेंगे किसके लिए, y के लिए, तो सेम टू सेम काम करेंगे y के लिए, तो y मिल जाएगा हमें कहां पर, देखते हैं, y सेंटर ऑफ मास, तो m1 y1 m1 जैसे यहां फॉर्मूला तो डायरेक्ट जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट करते हैं, m1 कितना है m, y1 कितना है 0, m, y2 कितना है, y2 भी 0 है, ठीक है। उसके बाद प्लस m, y3 m3 m, y3 कितना, a√3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 3m, ठीक है। वैल्यू आप देख सकते हैं m1 y1, तो m इंटू 0 प्लस m2m है, y2 0 है, m इंटू 0 m3m और y3 कितना a√3/2 m, तो ये दोनों हिस्सा हो गया 0। उसके बाद m से दोनों हिस्सा हो गया है 0, तो बचा क्या हमारे पास m a√3/2 इंटू 1/3m, m से m हो गया ढिचिक, तो आ गया कितना आपका a आ गया है, y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा a/√3 से 3 गया तो आ जाएगा a/2√3, a/2√3 ये आपका आ जाएगा y सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग इस तरह का और भी क्वेश्चन करेंगे।
ये हमने ट्रायंगल लिया है, क्यूब ले सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। 2D है तो अभी 2D की बात करें तो स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, हेक्सागोनल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 3D में एंटर करेंगे कि 3D में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको नोट कीजिए फटाक से, ब्लू से ही बनाते हैं फिगर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन फिगर, ये और ये चूंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर काम किया जाए। सब एकदम लल्लू क्वेश्चन सब है। सब पर मास कितना है? m, ठीक है। और इसका लेंथ मान लेते हैं a, चाहे इसको स्क्वायर कर दे क्या? आइए स्क्वायर ही कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं a और a, सब इसका क्या है? a है। अब इसका फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास। कहानी वही है, तरीका भी वही है। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करो, उसके बाद बनाओ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब इस पर बैठा दो इसको, इसके चारों मासेस को बैठा दो। तो बैठाओगे तो कुछ इस तरह का होगा, यहां से और ये यहां, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया। सब पर मास m, ठीक है। ये कितना है? a, ये कितना है? a। अब फटाक से सबका कोऑर्डिनेट लिख दो, तो बेहतर है। कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह लिखे कि आपको फॉर्मूला में बैठाने में आसानी हो। तो इसका लिखते हैं सबसे पहले, तो इसका लिखेंगे अगर कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, ठीक है। a0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0a। बात समझ में आ रही है? फटाक से ये क्वेश्चन बन जाएगा a0 0 a0 a 0a, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूला पर बैठा दे, तो यहाँ पर बेहतर है कि आप कुछ इस तरह का लिख लीजिए m1 x1 के फॉर्मेट में, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। m1 x1 के फॉर्मेट में लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, m1 है m, x1 है 0, y1 है 0, m2 है m, x2 है आपका a, y2 है 0, उसके बाद m3 है m, x3 है आपका a, y3 है आपका a, उसके बाद m4 है आपका m, x4 है 0 और y4 है आपका a। अब बस फॉर्मूला पे बैठा देना है एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डायरेक्ट। ये तो m1 x1 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा m1 m है, x1 है 0, m2 प्लस m2 है m, x2 है a, प्लस उसके बाद m3 है m, x3 है a, प्लस m4 है m, x4 है 0, बाई सब मास को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4m। तो इसका एक सेंटर ऑफ मास निकलेगा, ये 0 m हो जाएगा 2ma बाई 4m। तो m से m डिचिक 2 जा 4 कितना आ गया? a बाई 2। एक सेंटर ऑफ मास निकल कर आ गया इसका a बाई 2, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास भी डायरेक्ट करते हैं, वो m1 है m, y1 है 0, प्लस m2 है m, y2 है 0, प्लस m3 है m, y3 है a, प्लस m4 है m और y4 है a बाई 4m। तो इसमें देखिए कौन कौन 0 हो जाएगा, ये 0 तो बचा ma हो गया 2ma बाई 4m, m से m डिचिक आ गया a बाई 2। तो y सेंटर ऑफ मास भी आ गया इसका a बाई 2। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सॉरी डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट करेगा, तो इसका a बाई 2 कुछ यहाँ, x a बाई 2 और y बाई, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ लाई करेगा। तो ये तरीका है सेंटर ऑफ मास निकालने का। इसमें अब ये तो स्क्वायर है, क्यूब दे दें, अब क्यूबाइड करते हैं, ठीक है। क्यूब करते हैं, उसके बाद फिर समझ में आएगा। ये 2D में समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं। जब हम क्यूब के लिए काम करेंगे तो x y और z भी आ जाएगा। बस आप
आपको समझना यह है कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करके लिखें। यहां तक तो आसान है, इजीली आप कोऑर्डिनेट निकाल लें, लेकिन 3D में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाएगा। इसको नोट कीजिए फटाक से। कोई दिक्कत? तफ्लीक्स, तकल्लुफात, अब बनाएंगे 3D। सबका कोऑर्डिनेट वाले होगा तो अपने आप बनता है। बस वही मेन मुद्दा है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट निकलेगा काम। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। सब पर मास है m, सब पर मास है m, सबको जोड़ दीजिए। सब पर मास है m और सबका साइड है a, लेंथ ब्रेथ हाइट सब। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो हमें इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वही काम, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको मच्छर नहीं मारना है। सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जाए। सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट x y और ये है यहां पर z, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस पर आपको इसको सेट कर देना है। आइए इस पर सेट किया जाए। तो इसका एक हिस्सा कहाँ रखेंगे हम लोग, ओरिजिन पर रखेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको ओरिजिन पर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। इसका बेहतर सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब भी इस तरह का हो तो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को एज्यूम कीजिए और कमरे का एक हिस्सा, एक कोना, ठीक है, कमरे के एक कोना को आप मान लीजिए ओरिजिन। वहां से जो कमरे की लंबाई है उसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, कमरे की जो चौड़ाई है उसको मान लीजिए वाई एक्सिस, और कमरे का जो हाइट है उसको मान लीजिए आप जेड एक्सिस। तो इस तरह आप एज्यूम करके इजीली जो वर्टिसेस है, जो कॉर्नर्स है, उसका आप इजीली निकाल सकते हो कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा। तो एक ये सिंपल तरीका है, एज्यूम कर लो, बैठे बैठे फटाक से आप कोऑर्डिनेट निकाल कर बैठ जाओगे। उसके बाद अगर आप यहाँ इस तरह, यहाँ तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो पिछला हिस्सा है इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये पिछला भाग, पिछला हिस्सा को पहले हम लोग वहां ड्रॉ करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो सबसे पहले पिछले हिस्से को हम लोग ड्रॉ करते हैं। पिछला हिस्सा का ये वाला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा है, ठीक है। इसको थोड़ा रेड से, मैं रेड नहीं ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि पिछला हिस्सा किसके बारे में कहा जा रहा है। ये पिछला हिस्सा, ठीक है, ये ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि पिछला हिस्सा एक्चुअली में है कौन, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये पिछला हिस्सा, तो ये इसको हम लोग रखेंगे ओरिजिन पर। तो यहां डाल दीजिए। उसके बाद ये कुछ ऐसा जाएगा, यहां भी एम, ठीक है, यहां भी एम और यहां भी एम। ये पिछला हिस्सा हमने यहां ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये पिछला हिस्सा हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका फटाक से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये चूंकि ओरिजिन पर है तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। चूंकि ये ओरिजिन पर है तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। इसका कोऑर्डिनेट और सब क्या है, सब डिस्टेंस, सब साइड कितना a, तो ये भी a है और ये भी a है। तो आप इसका फटाक से लिख सकते हो। इस चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, y इसका नहीं होगा और z इसका नहीं होगा, तो a 0 0।
इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, तो इसके पास x होगा, y होगा, लेकिन z नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा a0। इसके पास सिर्फ y होगा, x और z नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 0a0। तो ये हमने पिछले हिस्से का कोऑर्डिनेट लिख लिया है, ठीक है, पिछले हिस्से का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। इसको यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि m1 m है, कोऑर्डिनेट x1 कितना 0, y1 कितना 0, z1 कितना 0। उसके बाद m2 का लिख सकते हैं, m2 क्या है m x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा a, y2 हो जाएगा 0, z2 हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग m3 लिख सकते हैं, तो m3 हो जाएगा m, x3 हो जाएगा a, y3 हो जाएगा a, z3 हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग m4 लिख सकते हैं, तो m4 बराबर m, x4 हो जाएगा आपका 0, y4 हो जाएगा आपका a और z4 हो जाएगा 0, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना जी। अब देखिए, तो ये पिछला कहानी हम लोगों ने लिख लिया। अब ब्लू से, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसको आगे बनाते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये भी हाइट, ये भी डिस्टेंस कितना है, a है। तो यहां से a दूरी पर, ठीक है, ये a दूरी पर हमने एक और क्यूब का एक साइड, एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, तो आराम से लिखा जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये पॉइंट सिर्फ z पर है, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ z होगा, x और y नहीं होगा। तो सिर्फ ये z पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 a। अब देखिए ये किस प्लेन में है, तो ये xz प्लेन में है, मतलब इसके पास y नहीं होगा। ये पॉइंट किस प्लेन में, मतलब x एक्सिस और z एक्सिस इसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन y इसको डिफाइन, y एक्सिस इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसके पास सिर्फ x और z होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, उसके बाद 0 और a। ये चूंकि इसके पास x भी है, y भी है और z भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और a, तीनों a होगा इसके पास। ये देखिए सिर्फ z के ऊपर है, z एक्सिस पर है और एक हाइट मेंटेन कर रहा है, मतलब इसके पास x नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0 a। तो इस तरह हमने, और इसको मिला देते हैं, इसको इधर लिख कर 0 a, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और इसको मिला दीजिए, तो ये बन गया हमारा क्यूब, जिसका हमने सब वर्टिसेस निकाल लिया। तो ये m1 हो गया। अब करते हैं इधर, ठीक है, इधर लिख देते हैं m2, ठीक है, इधर लिख रहे हैं उसका आगे वाले का, तो m5 है m, x5 है, x5 क्या है 0, y5 है 0, उसके बाद z5 है क्या a, उसके बाद m6 है m, x6 है आपका a, y6 है 0 और z6 है a। उसके बाद m7 है आपका m, तो x7 हो जाएगा a, y7 हो जाएगा a, z7 हो जाएगा a। ये वाला, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। अब ये लिखेंगे m8 है m, x8 हो जाएगा आपका 0, y8 हो जाएगा a और z8 हो जाएगा a। सब वैल्यू मालूम है, सब कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बस अब आपको फॉर्मूला पर सेट कर देना है। फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ m1 x1 m2 x2 m3 x3, ये जाएगा कहाँ तक, 8 तक। तो डायरेक्ट बैठा देता हूँ फॉर्मूला पर, x सेंटर ऑफ मास, ठीक है, x सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो बैठाते हैं यहाँ से m1 m x1 कितना 0 प्लस m2 m x2 कितना a, m3 m x3 कितना a प्लस m4 m x4 कितना 0 प्लस m5 m x5 कितना हो गया 0, x5 0, m6 m x6 हो जाएगा a, m7 m x7 हो जाएगा a, m8 m और x8 हो जाएगा 0,
बाई टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 8m। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8m। अब इसमें देखें आप ध्यान से, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब 4 तो इसमें 0 हो गया, 4 0 हो गया, तो बच रहा है ऊपर का 2 और नीचे का 2, तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4am/8m। m से m ढिचिक ढिचिक, 4 दूनी 8, कितना आ गया a/2। तो एक सेंटर ऑफ मास निकल गया आपका, ये एक सेंटर ऑफ मास निकल कर आ गया। जब आप y के लिए काम करोगे तो y भी आपको कुछ y भी आपको मिलेगा, y सेंटर ऑफ मास भी a/2 आएगा और z सेंटर ऑफ मास भी आएगा आपका a/2। इसका मतलब कि इस क्यूब का जो डायगोनल होगा, मतलब एक जो डायगोनल होगा, उस डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि सारे वैल्यूज कितने आएंगे आपको a/2 a/2 a/2। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट मासेस के लिए अगर आपसे कहा जाए कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है बताइए, तो आपको सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, बन गया। मेन आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस 10% कैलकुलेशन। तो इतना समझने के बाद कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे रिलेटेड टू फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक है, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसको यहाँ लिखते चले जा रहे हैं। 2 मास होगा तो बस इतना पर ही रोक देना है, सारे फॉर्मूला को इतना पर ही स्टॉप कर देना है। n होगा तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है। अब कुछ पॉइंट्स क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना ओरिजिनल वाला, जो जहाँ से हम लोगों ने अपनी बात शुरू की थी। आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2। ठीक है, आर सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। चल रहा है ना वीडियो? ठीक है, अब देखिए आर सेंटर ऑफ मास ये आ गया, तो इसमें इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट देखिए, इससे रिलेटेड ये r1 और r2 वेक्टर जो है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर विल डिपेंड ऑन ओरिजिन, देन r सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ओरिजिन। इसका मतलब समझिए, ये जो r वेक्टर और r2 वेक्टर है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिन पर। क्योंकि आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ये x y और ये ओरिजिन, ये m1 था r1 वेक्टर, ये m2 था r2 वेक्टर। तो ये r1 और r2 किस पर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिन पर। अगर हम ओरिजिन चेंज कर लेंगे, मान लीजिए यहां से ना देखकर हम यहां से देखेंगे, तो ओरिजिन चेंज हो गया। तो जब हम ओरिजिन चेंज करेंगे तो r1 और r2 चेंज होगा, और जब r1 और r2 चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि r1 और r2 चेंज डिपेंड करेगा ओरिजिन पर, और ओरिजिन चूंकि चेंज होगा तो r1 r2 चेंज होगा, इसलिए r सेंटर ऑफ मास भी डिपेंड करेगा किस पर, आर सेंटर ऑफ मास भी डिपेंड करेगा किस पर, ओरिजिन पर। ये पहली बात। लेकिन इससे सेंटर ऑफ मास के मीनिंग में कोई फर्क आने वाला नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास का जो रियल मीनिंग है कि वो एक पॉइंट है, केंद्रित पॉइंट है, जहां पर पूरे मास केंद्रित होता है, वो बॉडी को बैलेंस करता है, वो पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का रियल मीनिंग चेंज नहीं होगा। लोकेशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन जो मीनिंग है वो मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि r1 और r2 ओरिजिन, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि r1 वेक्टर, सिंपली क्या लिख सकते हैं कि ओरिजिन अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, अपना हम ऑब्जर्विंग पॉइंट चेंज करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए,
जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, ये दूसरा पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर यहां पर मास है m1, यहां पर मास है m2 और दोनों के बीच की दूरी है r। यहां पर मास m1 और यहां पर मास m2, दोनों के बीच की दूरी है r। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O, ठीक है, या इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, A और B, ठीक है। अब करते क्या है कि हम वही अपना पुराना काम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चूंकि यहां पर वन डायमेंशन है इसलिए सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ किया जाए, सिर्फ हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। इसको डाल देते हैं ओरिजिन पर, ठीक है। m1 को हमने कहां डाल दिया, ओरिजिन पर। m1 को डाल दे रहे हैं ओरिजिन पर, ये A, m1 को हमने डाल दिया ओरिजिन पर और m2 को हमने डाल दिया यहां पर, m2 को हमने डाल दिया यहां पर। तो A और ये हो गया B। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने है। m1 कितना है, m, ठीक है, m1 है, m1 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 भी 0 है और y1 भी कितना है, 0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है। m2 के लिए देखिए, m2 क्या है, तो m2 तो m2 ही है, लेकिन इसका x2 कितना है, x2 है r, लेकिन y2 तो है ही नहीं, तो y2 लिखना भी बेकार है, लेकिन लिख लेते, चलिए पहला लिखा गया। तो m1 मास है, x1 इसका 0, m2 मास है, x2 इसका क्या है, r है। इसका z और y दोनों क्या होगा, 0 होगा, इसको मिटा दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। m1 ओरिजिन इसका कोऑर्डिनेट इसका 0, m2 इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r। अब उस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, तो फॉर्मूला पर बैठाइए, फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास हो गया, x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका m1 x1 कितना है, 0 प्लस m2 और x2 कितना है, r बाई m1 प्लस m2। तो इससे क्या मिलता है, x सेंटर ऑफ मास मिला हमें m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r। लेकिन ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये कहां से ऑब्जर्व किया है, A से ऑब्जर्व किया। और मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई कर रहा है, जिसको हम लोग C से दिखा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, C से दिखा रहे हैं। तो ये जो x सेंटर ऑफ मास आया है, ये एक्चुअली में AC है। AC बराबर m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r। ये जो लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, कहां से है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कहां से, A से। बात समझ में आ रही है, ये कहां से है, A से। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, AC को हम लोग मान सकते हैं R1। AC को हम लोग क्या मान सकते हैं, R1। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो गई, R1 हमने मान लिया, ये R1 है। बात समझ में आ रही है, तो R1 ये हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, हमें सेंटर ऑफ मास बताइए ये इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास ये दूरी पर है, तो हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये कितना है। तो इसको मान लेते हैं R2। तो यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R2 निकालने के लिए हम R में से R1 अगर घटा देंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। तो R2 निकालने के लिए R में से किसको घटा दे, R1 को घटा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा। घटाकर देखते हैं, R में से R1 घटाना है, तो R माइनस R1 क्या है, m2 बाई m1 प्लस m2 R। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको R2 बराबर m1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू R। ये निकल कर आ गया आपका R2। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मुद्दा ये है कि एक तो सिंपल हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि किस पॉइंट से आप सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो दूरी किस पर डिपेंड कर रही है, ओरिजिन पर। अगर आपने इस एंड से माना तो कुछ,
उस इंड से माना तो कुछ, मतलब अगर आप ये 10 है, ये पूरी लंबाई अगर मान लें ये r का वैल्यू 10 है और ये यहां पर 6 पर लाई कर रहा है, तो इस हिस्से से 6 पर लाई करेगा, उस हिस्से से 4 पर मिलेगा आपको। तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि अगर आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 kg है, यहाँ 4 kg और बीच में दिया गया है 4 मीटर, और आपसे कहा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए यहां से, तो आप फटाक से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्वेश्चन किया जाए। कि इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जगह मैं मिटा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन देख लिया जाए फटाक से। और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर है 4 kg दिया हुआ है और यहाँ पर 8 kg दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। आपसे कहा गया कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इजी है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला इसमें कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट निकालने से आप बच गए, कोई सिस्टम कहीं पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला का मेन जो इंपैक्ट पड़ा है इस फॉर्मूला पर वो ये है कि इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना है, सिंपली r1 निकालना है। तो r1 बराबर सॉल्यूशन, r1 बराबर क्या करेंगे m2, ये m1 है, ये m2 है, तो m2 कितना है, m2 कितना है 8 किलो, 8 गुने r कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी 6, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 8 6 48, 48 बटा 12, 12 चौके 48, कितना आ गया 4। तो 4 आ गया, तो आप R2 आप निकाल सकते हैं। R2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, मतलब इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा 2। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस फॉर्मूला से आप किस चीज से बच गए, इस फॉर्मूला से आप कोऑर्डिनेट निकालने से बच गए। बात समझ में आ रही है किस तरह से ये काम करेगा। R1 निकाल लेना है, M2R इधर से निकालेंगे तो उधर का मास लेना है, उधर से निकालेंगे तो इधर का मास लेना है, नीचे में तो टोटल मास ही रहेगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इस पर किस तरह से सवाल करने वाले हैं, किस तरह से सवाल बनने वाले हैं। अब तो इसमें ये जो पॉइंट मास का लिस्ट चल रहा है, फॉर्मूला का जो लिस्ट चल रहा है आपके नोट्स के पर्पस के लिए जो मैं लिख रहा हूं, इस लिस्ट में यहां तक तो फॉर्मूला समझ में आ गया। इस लिस्ट में एक और फॉर्मूला हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये वाला एक्सटेंड करेंगे, ये वाला। इसको आप यहां पर लिख सकते हैं m1 बराबर, ठीक है, इसमें एक्सटेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R1 बराबर R1 बराबर आ जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू R, कटना ही ना रहा है जी, और R2 बराबर आ जाएगा m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू R। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप क्या एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप क्या किस चीज से बच गए, आप कोऑर्डिनेट निकालने से बच गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसे इरेज कर देता हूं, किस तरह से ये सवाल बनने वाला है और किस तरह से ये सवाल, ठीक है। कुछ फॉर्मूले इसमें और इंक्लूड होंगे, क्या क्या है देखिए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला और क्या है देखिए, कि इसी से हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? तो m1 R1 बराबर m2 R2, ये रिजल्ट मैं लिख सकता हूं इससे। अब आप कहेंगे कि सर कैसे लिख सकते हैं? m1 को R1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो R1 में क्या क्या है, m2 है और ये इतना है, इसमें बस m1 आ जाएगा। तो आप एक चीज मिलाओ कि इस पूरे फॉर्मूला में, यहां मैं लिख ही देता हूं, m1 R1 क्या है, R1 पूरा लिख दो, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू R बराबर m2 क्या है, साला परेशान किया हुआ है, कौन अंकल जी से? नहीं बात नहीं, लापता हो गया। m2, ठीक है, m2 और R2 क्या है, R2 है यहां पर m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू R। तो अब आप देख सकते हैं नीचे का सब हिस्सा सेम, R भी है, ऊपर m1 m2, नीचे भी m1 m2, तो ये फॉर्मूला आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है।
तो उस फॉर्मूला की श्रेणी में कि ये भी फॉर्मूला इंक्लूड हो गया। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मास की कहानी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट मास की कहानी क्या है, और देखिए पॉइंट मास की कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए अगला सवाल ये है, या अगला सवाल कहिए या पॉइंट्स कहिए, जैसे मान लीजिए कि ये 4 kg, ठीक है, और ये 5 kg, और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम 5 kg को शिफ्ट करें, ये मान लेते हैं M1 4 kg और M2 है 5 kg, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर। तो अगर हम दोनों को शिफ्ट करते हैं, मतलब कि शिफ्ट इन मासेस, अगर हम मास को शिफ्ट करें दाएं लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी शिफ्ट करें, तो शिफ्ट इन मासेस, देन शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय, तो सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्ट आएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा है बस यही फॉर्मूला है, इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ देंगे, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास बराबर डेल्टा M1 R1 प्लस डेल्टा M2 R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक डालना है, तो M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये एक फॉर्मूला और आपको अपने उस नोट्स में ऐड कर लेना है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आप मास को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जब आप मास को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझ लेते हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, यहां पर 4 किलो है, ये M1 4 किलो, ठीक है, और ये M2 है यहां पर 8 किलो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो R1 निकाल लेते हैं, R1 आ जाएगा M2 R1 आ जाएगा, यहां पर R1 आ जाएगा M2 कितना है, 8 गुने 6, 4 प्लस 8 कितना आ गया, 48/12, तो 12 चौके 48, 4, मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास आ गया कितना, यहां से 4 आ गया, यहां से सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर आ गया, तो यहां से 2 पर आएगा। चलिए ये समझ गया, R1 ये इतना R1 मालूम चल गया 4, और R2 पता चल गया कितना 2, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट वाला कहानी क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये जो 8 kg, ये जो 4 kg है, ठीक है, और ये 8 kg, ठीक है, M2 8 kg और M1 4 kg, और दोनों के बीच की दूरी 6। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 8 kg को 1 मीटर इधर शिफ्ट कर दिया, हमने 8 kg को 1 मीटर इधर शिफ्ट कर दिया, और 4 kg को 2 मीटर इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब 8 kg को उधर बढ़ा दिया 1 मीटर, और 4 kg को 2 मीटर इधर बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कितना हुआ। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके सामने कि 8 kg को हमने 1 मीटर उधर शिफ्ट किया है, और 4 kg को हमने 2 मीटर इधर शिफ्ट किया है, तो आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हुआ होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, और अगर राइट या लेफ्ट हुआ है तो कितना मीटर हुआ होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हम मान लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हम मान लेंगे निगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये आपके ऊपर है, इधर को पॉजिटिव मानना है तो इधर निगेटिव, इधर को पॉजिटिव मानना है तो इधर निगेटिव, ये आपके ऊपर है। तो हमने क्या किया, इधर वाले को पॉजिटिव कर लिया, मान लिया, और इधर वाले को निगेटिव मान लिया। अब इस फॉर्मूला पर बैठा दो, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो आर डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, या एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1 कितना है, ठीक है। एक चीज, हाँ, एक करेक्शन आपको करना होगा। करेक्शन क्या है, डेल्टा जो हम लगाएंगे वो R1 के साथ लगाएंगे, ना कि M1 के साथ। फ्लो में लिखाता चला गया है, इसके लिए सॉरी। ये जो डेल्टा है ये हम लगाएंगे R1 के साथ, तो M1 डेल्टा R1, बात समझ में आ रही है। और यहां जो डेल्टा लगाएंगे
ये R2 के साथ लगाएंगे तो M2 डेल्टा R2। बात समझ में आ रही है? चेंज उसमें हो रहा है। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, तो M1 कितना है? M1 कितना है? 4 kg, 4 गुने डेल्टा R1। R1 मतलब कि ये कितना शिफ्ट हुआ, चेंज कितना हुआ? 2 मीटर। किधर? इस तरफ हुआ है, और इस तरफ को हमने निगेटिव माना इसलिए -2। क्या लेंगे? -2। अब प्लस M2 कितना है? 8 किलो। ये कितना शिफ्ट हुआ है? 1 मीटर उधर, और उधर को हमने क्या लिया है? प्लस, तो +1 अपॉन 8 4 4 + 8, तो ये आ गया -8 + 8 बराबर कितना आ गया? ये 8 4 12, 12 मतलब कि ये हो गया आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, ये आपका आ गया 0। इसका मतलब हुआ डेल्टा R सेंटर ऑफ मास, मतलब ये हुआ कि आपने मास को जो इस तरह से शिफ्ट किया है, ये शिफ्ट में सेंटर ऑफ मास उसका शिफ्ट ही नहीं हुआ। मतलब आपका ये अच्छी बात है, या ये कहिए कि जो फ्लो में क्वेश्चन ही ऐसा बन गया कि जिसमें सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं हुआ। मतलब शिफ्ट करने में 0 आ गया, मतलब कि मैंने मास को इतना खिसकाया है कि वो बैलेंस ही रहा। मतलब पहले जहां पर सेंटर ऑफ मास था मैंने हल्का इधर किया और इतना ही इधर किया कि ये शिफ्ट जो है वो कितना हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर डेटा चेंज कर दूं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वो भी करके देख लेते ताकि आपके गुद्दा में, दिमाग में मतलब कि घुस जाए अच्छे से। इसको भी कर लेते हैं 2 मीटर। आइए 2 मीटर कर लेते हैं। तो ये इधर गया कितना? 2 मीटर। ये इधर गया 2 मीटर, तो यहां 8 के साथ डाल देंगे +2, तो ये हो जाएगा 16। तो 16, 8 में से 16 गया तो 16 में से 8 गया तो 8/12 हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब कि 2/3। अब इसको डिवाइड कर दो, और प्लस में साइन आया प्लस में, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ। सेंटर ऑफ मास जो कि यहां था वो इधर शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से आप शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो पॉइंट मासेस के लिए, और अभी मास कहां है? रुका हुआ है, रेस्ट में। तो पॉइंट मासेस के लिए रुके हुए अवस्था में जो फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास का वो हमने डिस्कस कर लिया है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, नोट्स तैयार करो, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया ही होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।